नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। अग्निपथ पर जो आग भड़की है वो अब तक शांत नहीं हुई थी और अभी भी लगातार ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये हिंसक प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते थे। सरकार ने जो अग्निपथ योजना लेकर आई है उसमें दरअसल 4 साल के बाद एक तरीके से 75% लोगों को फौज की नौकरी से अलग कर दिया जाएगा और उनको अलग अलग विकल्प मिल सकते हैं ताकि वो अपना जीवन संवार सकें। इस योजना को लेकर कई सारी अफवाहें भी हैं, ऐसा सरकार का दावा है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं या जो स्टूडेंट हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। उनको कहना है कि उन्होंने इसको लेकर बड़ी तैयारियां की, इसके बावजूद पिछले 2 साल से तो भर्ती की प्रक्रिया कोविड के चलते नहीं हो रही थी और बाद में अब जो आई है वो योजना उन्हें नामंजूर है। फौज में जाने वाले कई इलाकों के बहुत सारे लोग जाते हैं और उनमें जैसे राजस्थान के कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर गांव के गांव इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उम्र सीमा बढ़ाई गई है पिछले 48 घंटों में। सरकार को भी लगा है कि उससे शायद कहीं कुछ खामी रह गई। उसने पहले साल के लिए 21 साल की बजाय 23 साल तक के लिए ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है, लेकिन शायद बात नहीं बनी है अब तक। कोई आधिकारिक तौर पर या औपचारिक तौर पर इन छात्रों से कोई बात नहीं कर रहा है और भविष्य का जो सवाल है वो युवाओं में उबाल ला रहा है। 7 से ज्यादा जगहों पर इस तरीके से ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है। विरोध प्रदर्शन में हिंसा का सहारा क्यों लिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के दफ्तरों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और थोड़ी देर पहले सिकंदराबाद में भी आग के हवाले एक ट्रेन को किया गया है। पहले 21 साल थी एंट्री की, यानी कि अधिकतम उम्र, जिसे घटा दिया गया है अब 17.5 साल या 17 साल के करीब कर दिया गया है। और अब इसको लेकर बड़ी सारी परेशानियां हैं, ऐसा अभ्यर्थियों को कहना है। वो चाहते हैं कि फौज की जो नौकरी में जिस तरीके से पहले आते थे ठीक उसी तरीके की सुख सुविधाएं या पेंशन का स्कीम या आजीवन मेडिकल की स्कीम जारी रहे। बहुत सारी कंसर्न्स भी हैं, बहुत सारी चिंताएं भी हैं और ये जो चिंताएं हैं उनमें से कुछ लोग कुछ जो सवाल हैं वो वाजिब भी नजर आते हैं, जिनके जवाब मिलने बाकी भी हैं। सबसे ज्यादा जो चिंता या हिंसा हो रही है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के पॉकेट से हो रही है। पटना के दानापुर स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की गई है, साथ ही ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। हमारे साथी मनीष कुमार ने थोड़ी देर पहले हालात की जानकारी दी है। वहां पे हालात ठीक हुए होंगे, ऐसी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं है। हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहां पर ये स्थिति है। यहाँ पर आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर फरक्का एक्सप्रेस था, वो फरक्का एक्सप्रेस में पूरे उसके अधिकांश बोगियों में आग लगा दी गई है और अभी भी आग की जो लपट है, धुएं आपको अभी भी देखने को मिलेंगे अखिलेश। और इसके अलावा जो है इसके अंदर में जो लोगों के सामान थे वो भी सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। और देखिए कि क्या यहाँ पर स्थिति है कि बाल्टी से फायर ब्रिगेड के लोग भी आए हैं, लेकिन बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। ये हमारे देश में ये जो दानापुर स्टेशन है राजधानी पटना से सटा हुआ है और वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड के ये जो हैं, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड के लोग नहीं आए हैं क्या? यहाँ पर लगा हुआ है, वहां पे लगा हुआ है। तो ये बाल्टी से आग बुझा रहे हैं। बाल्टी से आग बुझाने का हर व्यक्ति का अपना प्रयत्न होता है अपने अपने तरीके से। फायर ब्रिगेड वाले भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, जिससे जितनी हो सकती है किया जा रहा है। रेलवे के कर्मचारी हैं, कह रहे हैं कि जिससे जितना हो सकता है वो हो रहा है। आप देखिए ये आग जो है कितना तेज है और ये करीब 3 घंटे से अधिक से ये लगा हुआ है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर पुलिस बल की भी काफी बड़ी संख्या है। बहुत सारे पैसेंजर, आप लोग पैसेंजर थे, कहाँ से आ रहे थे? सर हाजीपुर से आ रहे थे। अच्छा, जाना था, जनसाधारण जाना था, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं सर। अब क्या कर सकते हैं? आ रहे थे, हमको जाने का था अलीगढ़। क्या हुआ? ट्रेन में आग लगा दी। आने से पहले सर हो चुका था, हमारे आने से पहले हो चुका था। लोगों ने जब आया तो पहले तोड़फोड़ करने चालू किया। उसके बाद बोला कि भैया आप लोग बाहर चले जाओ, आग लगाना है ट्रेन में। तो हम लोग डर के मारे हम लोग निकल गए। उसी तौर पर वो लोग आग लगा दिया। तो लोगों को
ट्रेन से निकालकर आग लगाया गया। अब हालांकि आपको मैं बता दूं कि दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पाइप से पानी लाकर जो है आग बुझाने की कोशिश जो है पिछले कई घंटों से 2 घंटों से अधिक से ये प्रयास जारी है। राजधानी पटना से सटा हुआ है, यहाँ पर कई सारे फायर टेंडर की गाड़ियां अभी तक आ सकती थी, लेकिन शायद उनकी पर्याप्त संख्या में नहीं आई है। इसके अलावा उस दानापुर स्टेशन के उस साइड में भी जो है कई सारी बोगियां खड़ी हैं। आप जो धुएं की लपट देख रहे हैं वो सारी उधर जो बोगियां खड़ी हैं उनमें जो आग लगाई गई है उसकी वो निशानी है। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूर पर करीब इसी रेलवे ट्रैक पर ये जो रेलवे लाइन है ये मुगल सराय पटना रेलखंड है, और इसी लाइन में आगे पटना से आगे भी कई स्टेशनों पर ट्रेनों में लखीसराय में आग लगाया गया है। फिर ये दानापुर से बक्सर के रास्ते में बिहिया स्टेशन पर, और उसके अलावा पटना से सटा हुआ कई सारे स्टेशनों पर भी जो ट्रेनें खड़ी थी उनमें आग लगाया गया है। और ये सिर्फ दानापुर के हालत नहीं है, बिहार में दूसरी जगहों पर भी इसी तरीके से उबाल है और अग्निपथ योजना पर आग भड़की हुई है। नालंदा के इस्लामपुर स्टेशन पर भी एक ट्रेन को आग के हवाले किया गया है। ये विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनी ही सरकार की संपत्ति और जिस टैक्स के पैसे से बनती है ये तमाम सुविधाएं उनको आग के हवाले किया जा रहा है। और इस हिंसा का नेतृत्व कौन कर रहा है किसी को नहीं पता। क्या इसमें असामाजिक तत्व भी हैं? बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, ऐसे लोग क्या देश की फौज में भर्ती होने योग्य हैं? जो लोग अपनी देश की संपत्ति की सुरक्षा की बजाय उसको आग के हवाले कर रहे हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना में भी ये आग भड़की हुई है। सिकंदराबाद में जो खबर आई है वहां पर अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। तेलंगाना के छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की है, ट्रेन में आग भी लगाई है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। पहली मौत की खबर तेलंगाना से आई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हम अजंता एक्सप्रेस के अंदर हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोगी पूरी तरह से जल चुकी है। यहाँ के सीट ना दिख रहे हैं, ना कोई विंडो दिख रहा है, ना कोई कुछ भी नहीं है यहाँ बचा हुआ। सिर्फ थोड़ा आग अभी भी है, वहाँ पे धुआं भी दिख रहा है और अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। कहीं पे भी हम इनफैक्ट हाथ भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे गर्मी बनी हुई है। सिकंदराबाद स्टेशन में ये पूरा घटनाक्रम हुआ सुबह से लेकर 7 या 8 बजे के करीब। ये लोग बहुत सारे लोग प्रोटेस्टर्स जो कहते हैं अपने आप को, वो अंदर आ गए थे और 9 बजे करीब 300 से 350 लोग थे जो आकर एकदम से अटैक कर दिए 3 ट्रेन्स को। एक तो ये वाली अजंता एक्सप्रेस, दूसरी ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस जिसे शालीमार एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और तीसरा एक और राजकोट एक्सप्रेस है जिसको जलाकर उसके ग्लासेस को ब्रेक करते हुए, शीशे को तोड़ते हुए उन्होंने यहाँ पर दंगा ही कहना चाहिए वो कर दिया। अभी भी इतने घंटे बाद भी कहा यहाँ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं चली है क्योंकि ट्रैक्स पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स अब भी बैठे हुए हैं। 3 ट्रेन जो नष्ट हुए हैं उनकी वजह से बहुत सारे ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। 71 ऐसे ट्रेन हैं जिसमें कि 65 ट्रेन MMTS के ट्रेन हैं और 6 ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन हैं जिनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। बहुत सारे पार्शियली कैंसल्ड हैं और बहुत सारे को डाइवर्ट भी कर दिया है। जो भी कार्गो था पूरा अंदर से जल गया है। ये फिश की ही बू यहाँ से आ रही है जो जलकर अंदर से राख हो गई है। और वो आप देखिए सारे ही जो ट्रैक्स है सिकंदराबाद स्टेशन के, पूरे ही ट्रैक्स पे लोग अभी भी बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं, सिग्नलिंग सिस्टम को भी यहाँ पर जलाया गया है। अटेम्प्ट ये ही है कि किसी न किसी तरह से उनके अपने प्रॉब्लम की तरफ वो ध्यान लोगों का लाना चाहते हैं और इनका कहना है कि ये पूरा एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल पार्टी
के नेतृत्व से नहीं हुआ और वो खुद ही ऑर्गेनाइज हुए, अपने आप में ऑर्गेनाइज हुए ताकि जता सके कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि CEE जो एक एंट्रेंस एग्जाम है आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए हम लोग आए हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनाइज अपने आप को कैसे किया? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, पीछे है, आप उनका स्ट्रेंथ है आपके साथ? आप बिना डरे सामने आके कह रहे हैं कि मैं सामने खड़ा हुआ इस दंगे में या इस फसाद में? हाँ, मैं सच्ची बोलता हूँ। जिंदगी तो कैसी बर्बाद हो रही, पॉलिटिकल का लेने देना क्या है इसमें? आपको आप भी समझिए ना, जो पॉलिटिकल बोले हम क्या क्यों आते हैं? पॉलिटिकल के बारे में 2 आदमी शहीद हो गए थी, हाँ, आर्मी के लिए शहीद हुए। पॉलिटिकल वाले क्या हम लोग क्यों जानते हैं? पॉलिटिकल तो भाड़ में जाती हो, तो दुनिया को बेकार करती पॉलिटिकल। हम जो आपका गुस्सा क्या है अब जो अग्निपथ का जो अनाउंस हुआ उसकी वजह से आपके फ्यूचर? हाँ, अग्निपथ का बोले तो मैडम वो तो अच्छा सवाल किया आपने भी। अग्निपथ बोले तो पहले जो हमारा एग्जाम जो है 2 साल से रुकी हुई, पहले वो एग्जाम कंडक्ट कर दे, बाद में अग्निपथ भी डाली दे। वो जो लोग उसमें जाना चाहे वो जाते, नहीं जाना चाहे नहीं जाएंगे। कब तक यहाँ पे बैठेंगे? जब तक ये कुछ फैसला न हो जाए तब तक बैठेंगे। हाँ, या जिंदा या आज सुबह तो थोड़ा फायरिंग भी हुआ। 2 बच्चे शहीद हुए। लेकिन हम ये बात नहीं सोचे थे, तैयारी करते वक्त हम नहीं सोचे थे कि, हम सोचते थे कि देश के लिए मरेंगे, ये नहीं सोचे थे कि देश वाले ही मारेंगे हमें। ये कभी नहीं सोचे, हम सोचे थे कि देश के लिए मरेंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि देश वाले ही हमें मार रहे हैं। और 18 अलग अलग जगहों पर इस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। 200 से ज़्यादा ट्रेनों पर असर हुआ है। प्रदर्शनकारियों के बीच में जो एक राहत देने की कोशिश 48 घंटे के अंदर ही अग्निवीर योजना में की गई थी कि 21 साल से एंट्री की अधिकतम उम्र 23 साल कर दी जाए, वो भी कामयाब नहीं हुई है। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए कैसे हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब तक जो योजना है उसके हिसाब से 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु सीमा तय की गई थी, लेकिन 48 घंटे के ही अंदर सरकार बैकफुट पर आई। उसने 21 से बढ़ाकर 23 साल की उम्र कर दी, यानी 23 साल तक के युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये छूट सिर्फ एक बार के लिए दी गई है और इसको लेकर भी प्रदर्शनकारी तैयार नहीं है। वो पूरी सुख सुविधाओं के साथ, यानी कि पेंशन की सुविधा चाहते हैं और जो बड़ी सुविधा मिलती है कि उनको आजीवन मेडिकल की सुविधा मिलेगी, यानी कि अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेज होते हैं या मेडिकल हॉस्पिटल होती हैं फौज की, उसमें इलाज की छूट मिलती है परिवार वालों को भी। अब वो नहीं मिल पाएगी नई योजना के तहत उन लोगों को। मथुरा में भी प्रदर्शन हुए हैं और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। आज भी हंगामा हुआ है। पहले पुलिस ने हंगामे को रोकने के लिए बहुत कुछ किया, अब मथुरा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एक तस्वीर है जिसमें आम लोगों पथराव से बच रहे हैं और पुलिस वाले उन्हें बचा भी रहे हैं। और आप देखिए कि पुलिस गोली चला रही है। इन तस्वीरों में देखिए कि आपको प्रदर्शनकारियों पर एक ट्रक के पीछे छुपकर गोली चलाते हुए नजर आएंगे एक पुलिस वाले, और वो अपने हाथ में तमंचा लिए हुए हैं। आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि अभी नहीं हुई है कि गोली चलाने के आदेश हुए थे या नहीं हुए थे, हमें नहीं पता है अभी तक। लेकिन इन तस्वीरों से बहुत कुछ जाहिर हो रहा है कि इन मथुरा में पुलिस ने फायरिंग खोली है। पुलिस ने तमंचे से जो रिवॉल्वर्स हैं उनके साथ ये किया है। लेकिन इसके एक प्रोटोकॉल हैं, उन प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। ये हुआ है या नहीं हुआ है हमें नहीं पता है। भीड़ हिंसक है, लड़के हिंसक हैं, उनको और उनके पत्थरबाजी में जो आम लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, वो निशाने पर पड़ रहे हैं। और हो सकता है इसके मद्देनजर पुलिस ने ये फैसला लिया हो कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली का इस्तेमाल कर रहे हों, बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हों। इसके पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं ना, सामान्यतः रबर की बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शायद ये तैयारी मथुरा में उस तरीके से रही नहीं होगी। आपको ये पुलिस के अधिकारी फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थर की जद में शायद वो खुद भी हैं, इसलिए बेहद संभल कर फायरिंग करने के बाद छुप भी रहे हैं। और प्रदर्शन सिर्फ रेल तक नहीं सीमित है, रेल को ही सिर्फ आग के हवाले नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में भी प्रदर्शनकारियों ने
बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया है। बिहार में भी ठीक इसी तरीके से किया जा रहा है, चुन चुनकर बीजेपी के दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं। मौजूद है हरियाणा के रोहतक में, जहां पर अग्निपथ की जो स्कीम है केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ आंदोलन जारी है। इस समय बीजेपी के ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि भारी भरकम पुलिस की तैनाती है। सुबह से ही यहां पर बैरिकेड लगा दिए गए थे, राइट कंट्रोल व्हीकल्स यहां पर मौजूद हैं और सभी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के साथ पुलिस यहाँ पर सुबह से तैनात है, ताकि किसी भी तरह की जो हिंसा है वो यहाँ पर ना भड़के, क्योंकि देश के कई इलाकों में ट्रेनें जलाई जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हिंसा आज सुबह से यूपी और बिहार में भी देखी गई है। हरियाणा में फिलहाल कई इलाकों में, पहले महेंद्रगढ़ में, अब रोहतक में जगह जगह प्रोटेस्ट जारी हैं। ये जो प्रोटेस्ट है बीजेपी ऑफिस के बाहर, उसको बुलाया है गुरनाम सिंह चरूनी जी ने, जो कि फार्मर्स यूनियन, किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, क्योंकि ये सेना में जो भी जवान भर्ती होना चाहते हैं, जो नवयुवक भर्ती होना चाहते हैं, उनके अधिकारों का मुद्दा है, उसको उठाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो किसानों का समर्थन है यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो सेना में भर्ती होते हैं हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, वो इसी तरह की किसान परिवारों से आते हैं। हरियाणा में एक और ट्रेडिशन है कि कई जो पुश्तें होती हैं फैमिली की, कई जनरेशन्स जो हैं, उसमें लोग आर्मी में ही भर्ती होते हैं और इसीलिए आर्मी में ज्वाइन करने का यहाँ पे जो एस्पिरेशन है, जो इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ के युवकों में। 3 साल हो गए कोचिंग करते हुए, लेते हुए, तैयारी करते हुए। मोदी सरकार ने 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी की है, ये बहुत गलत किया है। ये सभी युवाओं के लिए खिलवाड़ किया है, उनकी ज़िंदगी बेच दी गई है 4 साल के लिए। सरकारी नौकरी नहीं रही, प्राइवेट नौकरी बना दी गई है। 4 साल के लिए क्या कुछ करेंगे जवान? अब 4 साल नौकरी करेंगे, बाद में इनको निकाल दिया जाएगा। क्या खाएंगे, क्या घर शादी करेंगे आगे, और बच्चों को क्या खिलाएंगे? इनकी ज़िंदगी के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ किया गया है। ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले मोदी सरकार ने किसानों को मारा, सभी को, अब जवानों की बारी है। ये मोदी सरकार ऐसे ऐसे तो देश को ख़त्म कर रही है। बात ये बिल्कुल ये बहुत गलत है कि 4 साल बाद निकाल देंगे। एक बार अगर बच्चा लग जाए तो 15 साल के लिए टेंशन खत्म हो जाती है। बाकी सैलरी में बहुत फ़र्क कर दिया। 20,000 रुपये कीमत लगा दी फौजी की। 20,000 रुपये वो अपने किसी प्राइवेट सेक्टर में भी कमा लेगा। ये है मैम। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, तनख्वाह के जो आंकड़े हैं वो सरकार की तरफ से लगातार जारी किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि 30,000 से ऊपर है, तो वो आंकड़े को लेकर के इन्फॉर्मेशन भले ही डिफर करती हो या एस्पिरेंट्स उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो, पर जो बड़े अहम मुद्दे हैं, जैसे जिस पहले व्यक्ति से हमने बात की, उन्होंने कहा कि उनके दादाजी रिटायर्ड सूबेदार हैं, आर्मी में रहे, ये भी आर्मी में जाना चाहते थे, पर कह रहे हैं कि 4 साल बाद हो सकता है पुलिस के रिक्रूटमेंट्स में या पैरामिलिट्री रिक्रूटमेंट्स में कुछ लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए, पर जो बड़ी आबादी है जो रिक्रूट्स की, उनका क्या होगा? उनके बारे में उन सबको तो भर्ती में नहीं शामिल किया जाएगा। तो सवाल कई है। सरकार लगातार पॉलिसी में चेंजेस ला रही है। ये कह रही है कि 23 तक भी बढ़ा दिया गया है उम्र सीमा को, एटलीस्ट फर्स्ट वन टाइम बेसिस पे इस साल के लिए, और साथ ही कई तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आगे 4 साल बाद कितने और ऑप्शंस वो खोल देगी उन युवाओं के लिए। पर फिलहाल रोहतक जैसी जगहों पर आंदोलन और मजबूत होता हुआ, और किसान नेताओं का तो समर्थन है ही, वो लीड कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट को, पर कई सारे जो युवा हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो भी यहाँ आकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। रोहतक से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये आपने पूरे देश का हाल देखा, और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। राज कादियान साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं फौज से, और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व डीजी हैं MS आर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। कादियान साहब, सबसे पहले आपके पास 48 घंटे के अंदर योजना में बदलाव किए गए, तो कहीं कोई कोर कसर बच गई थी, या समझ में कमी रह गई थी, या इतना रिस्पांस नहीं लिया गया था नीचे से? लोगों ने एसी कमरों में बैठकर ये योजनाएं बनाई हैं क्या? देखिए, हमारे देश के युवाओं की जो आशंका है वो पूरे तरीके से समझी जा सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट करना उनका हक है। वायलेंस के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये जो प्रॉपर्टी की बर्बादी हो रही है, बीजेपी के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। या इस किस्म के, बिल्कुल, हाँ, इस किस्म से तो सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। ये एक जो स्कीम है, ये युवाओं के लिए शुरू की गई थी। अगर युवा ही इससे खुश नहीं तो कहीं ना कहीं
स्कीम में जो इनपुट होनी चाहिए थी वो नहीं ली गई। यही वजह है कि 48 घंटे में आपको उसमें एक अमेंडमेंट भी लानी पड़ी। दूसरा स्टेक होल्डर इसमें डिफेंस फोर्सेज है, उनकी क्या राय थी वो कभी सार्वजनिक नहीं होगी। हम वेटरन जिनका कई दशकों का अनुभव है वो कह सकते हैं दावे के साथ कि इस स्कीम से फौजों को कोई फायदा नहीं हो सकता, लेकिन नुकसान काफी हो सकता है। लेकिन आज की चर्चा उस पर नहीं, आज की युवकों पर है। युवक चाहता है कि उसको नौकरी मिले कि अगर आप 4 साल में फिर स्ट्रीट में डाल दोगे, आप कोई गारंटी नहीं दे रहे हो नए जॉब की, और गारंटी सरकार दे भी नहीं सकती। ये तो कहा है कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी स्टेट के जॉब्स में, कम से कम बीजेपी स्टेट्स ने बोला है, या आपको सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन प्राथमिकता एक बात है, गारंटी दूसरी बात है। आप उसको 12 लाख दे रहे हो, आज जो 12 लाख है वो 4 साल के बाद शायद 6 या 7 लाख के बराबर रह जाएगा इन्फ्लेशन को देखते हुए। उससे उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो सरकार को चाहिए इसको शांति से सोचे। ये इनपुट पहले लेनी चाहिए थी जो किसी वजह से नहीं ली गई। सेनाओं की राय आप छोड़िए, लेकिन युवकों की राय तो कम से कम ध्यान में रखिए। ठीक है चतुर्वेदी जी, एक रुख ये भी है कि भारत की फौज कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है। उससे फौज को नुकसान भी होता है, और ये जो युवा जिस तरीके का सोचते हैं उससे पेंशन का भार है, और भारत की फौज को नए तरीके से नया बनना है। तो इस तरीके की स्कीम्स पूरी दुनिया में है, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो क्या ये बात ज्यादा सटीक है? दूसरा, आप अपने अनुभव से भी बताएं कि क्या जो लोग फौज से जो जवान निकलते हैं, अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय तक सर्व करते हैं, आपको अलग तरीके के अनुभव होते हैं, लेकिन फौज से जो जवान निकलते हैं, क्या उनके पास नौकरियां कॉरपोरेट में मिल जाती हैं? और क्या कोई आंकड़े हैं जिनसे ये सरकार साबित कर सके कि जो निकलते हैं जवान, उनको पैरामिलिट्री या दूसरी पुलिस में वरीयता मिलती है, और उनके एम्प्लॉयमेंट की का फिगर या कोई नंबर्स अगर कभी कोई सर्वे किया गया और आपके पास हो तो? देखिए, पहले तो ये है कि चूंकि ये बात जनरल काद्यान साहब ने बताया कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, क्योंकि जो चीज अफेक्टेड होती है उसमें प्रोटेस्ट होता है। बट वायलेंट प्रोटेस्ट है या प्रॉपर्टी को है, तो सबसे पहला हम सबका कर्तव्य यही है कि चूंकि जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि आप शांतिपूर्वक यदि अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, कोई भी जब स्कीम लागू की जाती है तो उसमें कमियां हो सकती हैं। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूं कि कोई एक आदमी ने ये स्कीम नहीं बनाई है, एक कमेटी होगी, उस कमेटी में बहुत लोग होंगे जिनका अनुभव रहा होगा, और कोई भी स्कीम लागू की जाती है, मैं आपको बता देता हूं, उसमें कमी हो सकती है, उसमें सुधार भी हो सकता है। तो उसमें कोई छोटा नहीं हो जाएगा यदि उस स्कीम को यदि हम फाइन ट्यून करेंगे। देखिए, मैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज था, ये हम लोग उस समय से चल रहा है, कारगिल के टाइम से, जब मैं आर्मी हॉस्पिटल में बहुत 2 कमांडिंग ऑफिसर्स यदि युद्ध के दौरान भाग खड़े हों और एडमिट हो जाएं तो बहुत खराब लगता है। तो लगाया भाई क्या बात है, तो कई लोग फिजिकली फिट नहीं थे, या कई लोगों को ब्लड प्रेशर है तो वो नहीं पता चलता कभी कभी। तो जब वार होता है तो बहुत एक्सट्रीम फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है। नॉर्मल ये जो आर्मी की सर्विस है कोई नॉर्मल सर्विस नहीं है, हमें एक बहुत फिजिकल फिट आदमी चाहिए। इस पे बहुत दिनों से विचार चल रहा है कि यंग आदमी, कैसे आर्मी को यंग रखा जाए। इसके कारण कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो, बट एक बात जरूर है कि हमें एक आर्मी की जो एवरेज एज है वो हम उसको कम करना चाहते थे बहुत दिनों से, क्योंकि मेन उद्देश्य आर्मी का जो पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में है इस कंट्री को डिफेंड करना। ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गारंटी वाली स्कीम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आर्मी से निकलने के बाद उनको सड़कों पे मत छोड़िए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी उनको एक जॉब दीजिए। आप CISF है, BSF है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस है। नहीं, लेकिन साहब सवाल तो यही है, देखिए ये जो युवा है, माफी हमारे मेडिकल में माफी चाह रहा हूँ मैं आपको बीच में, बिल्कुल। जी हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, लेकिन साहब मैं माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूं कि साहब हम मतलब युवा सरकार पे भरोसा क्यों करें, मेरा ये सवाल है। आप कहते हैं कि साहब हम 4 साल बाद रोजगार देंगे। अरे साहब, आपने जो सरकार के दफ्तर महकमे खोल रखे हैं जहां पर आपको आर्मी के जवानों की जरूरत नहीं है, वहां पे आपने भर्तियां नहीं की हैं पिछले कई सालों से। वहां पे जो पोस्ट हैं, आप जिन सरकारी अफसरों के साथ इंटरेक्ट करते होंगे या खुद मेडिकल कोर में भी आप देख लीजिए कि कितनी भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं। आपके यहाँ पे कितने अधिकारियों की कमी है। उन भर्तियों को आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके पास बिल की दिक्कत है, पेंशन बिल की दिक्कत है और दूसरी बिल की दिक्कत है। तो ऐसे में ये नौजवान को पता है कि 4 साल बाद वो लावारिश हो जाएंगे, उनके ऊपर वो अनाथ हो जाएंगे। उनको सरकार तो कह देगी कि हमने तो अभी ओपन ही नहीं की है, वैकेंसी नहीं मिली है। आप सोशल मीडिया पे या कुछ लोगों पर जिनसे हमने बात की है वो कह रहे हैं कि साहब हमने 2 साल से तैयारी की हुई थी, हमारा तो रिजल्ट विथहेल्ड कर रखा है, अभी हमारा एनरोलमेंट फाइनल नहीं आया हुआ है, हम क्या करें। तो इन तमाम दिक्कतों का सामना तो फौज के लीडरशिप को करना है, उनको तो जवाब देना होगा इनका। देखिए, ये बात तो पक्की बात है कि जिन्होंने एग्जाम दिए इसमें कई सुधार लाए जा सकते हैं। स्कीम खराब नहीं है, स्कीम में सुधार की जरूरत है। एक तो ये है कि क्या 75-25 का रेशियो ठीक है कि हम क्या इस रेशियो को बढ़ा सकते हैं 50-50। दूसरा चीज है, ये बात तो पक्की बात है कि ये कंट्री की तुलना हम अमेरिका से नहीं कर सकते। हम 4 साल बाद जब उसको निकाल देंगे तो वो सड़क पे आ जाएगा, उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। हमें कहीं ना कहीं इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा और वही सबसे बड़ी चिंता है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका कारण ये नहीं है कि हम भी चाहते हैं, हम पूरा युवा भी चाहता है कि इंडियन आर्मी यंग रहे, बट 4 साल बाद अमेरिका वगैरह में क्या होता है, जॉब बहुत आसानी से मिल सकता है। यहाँ आपको एक जिसे कहना है कि आपका यदि आपको जॉब नहीं मिलेगा उसकी चिंता है, उसका बंदोबस्त यदि हम सब डिस्कशन में करें, सब पार्टियां मिलके, चाहे वो कोई पार्टी हो। हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो फिगर है वो बिल्कुल बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा। कादियान साहब, आखिरी बात, बहुत सारे बच्चे ये सवाल उठा रहे हैं कि हम 4 साल रहेंगे, हम इंजर्ड भी हो सकते हैं, हम अपने आप को दांव पे लगाएंगे। हमको आप मेडिकल की सुविधा क्यों नहीं देंगे कादियान साहब? हमको क्यों आप हमारी जिंदगी भर आप हमको ऐसा रखना चाहते हैं कि हम किसी जो फौज की आर्मी यूनिट है वहां पे मेडिकल में नहीं जा पाएंगे? ये उनके वाजिब सवाल हैं। अभिषेक, सरकार की स्कीम करने की एक ही मंशा थी कि पैसा बचाया जाए। अगर आप उनको वही सुविधाएं देना चाहते हो जो एक 15-17 साल के बाद सिपाही को मिलती है, तो पैसा तो फिर खर्च होगा, मेडिकल स्कीम में खर्च होगा। ये तो जो अफसर भी शॉर्ट सर्विस वाले आते हैं तो उनको भी नहीं दी गई थी। मेरे दोस्त चतुर्वेदी साहब जानते हैं, मेडिकल प्रोफेशन के। तो अगर मेरा राय ये है कि अगर आपने पैसा बचाना, सरकार को पैसे की जरूरत है, इकोनॉमी की बुरी हालत है, तो आप उस संस्था से क्यों शुरू कर रहे हो जिनकी एक तो पेंशन सबसे कम होती है। 85% सिपाही तो 40 साल की उम्र तक घर आ जाते हैं, जब उनकी सैलरी कम होती है, उनकी पेंशन भी कम होती है। सिविल एम्प्लॉयज सब डिपार्टमेंट के, फौजों को छोड़ के 58 साल तक जाते हैं, वो पूरी पेंशन लेते हैं फिर, क्योंकि उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है। तो आप इसको किसी लो रिस्क संस्था से शुरू कर सकते थे। आप सबसे अच्छे दांत को क्यों कुरेदते हो? फौजें हैं जो उन्होंने देश को सुरक्षित रखा है, जो कि प्राथमिकता होनी चाहिए देश की। दो तरफ हमारे दुश्मन हमारी टेरिटरी पर टकटकी लगाए बैठे हैं और हम उस संस्था को छेड़ रहे हैं जहां रिस्क सबसे ज्यादा है। आप रेलवे में कर सकते थे, उनके भी नफरे, बहुत 12.5 लाख एम्प्लॉयज हैं, वहां भी आपकी पेंशन बचती है। सरकार पैसा चाहे वो डिफेंस से बचे चाहे रेलवे से, किट्टी तो वही है। तो मेरा मानना है कि इसको सर्विसेज को प्रयोगशाला बनाना नई स्कीम की सही नहीं है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। 4 साल में वो क्या करेगा जवान? उसका दिमाग तो 4 साल के बाद क्या होगा उस चिंता में लगा रहेगा। कमांडिंग ऑफिसर जो स्किल उसको देना चाहता था, जिसमें 2-3 साल लग जाते हैं, वो भी समझेगा तो वेस्टफुल है। मैं स्किल जब तक सिखाऊंगा इसका घर जाने का टाइम होगा। तो ये चारों तरफ से मेरे ख्याल से इस पे पुनर्विचार की सरकार को जरूरत है। इसको विदहोल्ड करना चाहिए, दोबारा सोच के इनपुट लेके फिर स्कीम बनाए।
बिल्कुल, विथहोल्ड कैसे करेंगे? अभी तो 24 तारीख के लिए तो वायुसेना ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। कादियान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों फौज को समझते हैं और फौज को समझ कर आए हैं। आपके इनपुट्स हो सकता है सरकार कहीं पर सुन भी रही हो। ये एक अहम का मसला नहीं हो सकता है किसी भी संस्थान के लिए। संस्थानों को पीछे हटना भी पड़ता है, कई बार लोगों की आवाज़ को सुनना भी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का है। बिहार में लगातार बीजेपी नेताओं पर निशाना लगा रहे हैं जो आंदोलनकारी हैं या जो फौज में भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया जारी की गई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें 200 से ज़्यादा ट्रेनों पर असर है, लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष के घर पर हमला किया गया है, उनको निशाना बनाया गया है। संजय जायसवाल हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। भीड़ ने उनके घर के गेट तोड़ने की कोशिश की। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। बाद में पुलिस बल ने भीड़ को खदेड़ कर हटाया। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि उनके घर को उड़ाने की साजिश थी और पेट्रोल डीजल फेंक कर आग लगाने की कोशिश हुई। बिहार के मधेपुरा में भी इसी तरीके से निशाना बनाया गया है। बीजेपी के दफ्तर को यहां पर निशाना बनाया गया है। सैकड़ों छात्र इस तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे। 500 से ज्यादा युवकों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया है। बिहार की जो डिप्टी सीएम है रेणुका देवी, उनके घर पर भी इसी तरीके से हमला किया गया है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अग्निवीर पर अपना बयान दिया है, सुनिए उनको। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है।